नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही मशहूर और कह सकते हैं कि अहम शख्सियत पर बात करने वाले हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी। पश्चिम में लोग उन्हें सलादीन के नाम से बेहतर जानते हैं। जी हाँ, सलाहुद्दीन। हमारे पास एक अहम दस्तावेज है, सलाहुद्दीन अय्यूबी, हीरो ऑफ मर्सी एंड जस्टिस, जिसके कुछ हिस्सों पर हम आज गौर करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इसके जरिए सलाहुद्दीन की जिंदगी, उनके काम और उनकी जो अहम बातें हैं उन्हें समझें। बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत है वो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से। कहाँ से शुरू करें? उनकी पैदाइश से? हाँ, वहीं से बात पकड़ते हैं। स्रोत बताता है कि 1137 में तिक्रीत शहर में, जो आज के इराक में है, उनकी पैदाइश हुई। एक कुर्दिश परिवार था उनका। कुर्दिश परिवार तिक्रीत में। उस वक्त का माहौल कैसा था वहाँ? देखिए, माहौल तो काफी उथल पुथल वाला था, लेकिन जो दिलचस्प बात स्रोत बताता है वो है उनके वालिद के बारे में, नजमुद्दीन अय्यूब। हाँ, वो एक काबिल और बहुत ईमानदार ओहदेदार थे। और स्रोत कहता है कि सलाहुद्दीन पर बचपन से ही अपने वालिद की इस ईमानदारी और इंसाफ पसंदी का गहरा असर पड़ा। मतलब घर में ही वो माहौल मिला उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि बचपन से ही उनको इल्म हासिल करने, चीज़ों को समझने और ख़ासकर अदल यानी इंसाफ को बरतने का बड़ा शौक था। ये उनकी शख्सियत की बुनियाद बनी, ऐसा लगता है। तो ये जमीन तैयार हो रही थी आगे के लिए। राइट। फिर जवानी में वो फौज में शामिल हुए नूरुद्दीन जंगी के साथ। हाँ, नूरुद्दीन जंगी उस वक्त के एक बड़े नाम थे। सलाहुद्दीन उनकी फौज में शामिल हुए, लेकिन ये सिर्फ आप समझें एक फौजी नौकरी नहीं थी। अच्छा। स्रोत ये बताता है कि ये उनके लिए एक सीखने की जगह थी। वहां उन्होंने सिर्फ लड़ाई के तरीके ही नहीं सीखे, सियासत कैसे काम करती है, हुकूमत कैसे चलाई जाती है, दीन की समझ, ये सब कुछ उन्होंने वहीं सीखा। नूरुद्दीन का खुद का असर भी उन पर बहुत था। मतलब एक मुकम्मल ट्रेनिंग हो रही थी उनकी। एक तरह से, हाँ। लेकिन देखिए, अक्सर जब कोई लीडर उभरता है तो उसके साथ ताकत और दौलत की ख्वाहिश भी जुड़ी होती है। क्या सलाहुद्दीन के साथ भी ऐसा था? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है और स्रोत इस पर काफी जोर देता है। वो बार बार ये कहता है कि सलाहुद्दीन के दिल में ना तो हुकूमत का लालच था, ना ही कोई दौलत जमा करने की हवस। तो फिर मकसद क्या था? उनका सबसे बड़ा ख्वाब, या कहने की जिंदगी का मिशन, वो था मुस्लिम उम्मत जो उस वक्त बिखरी हुई थी, उसे एक करना और बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम को आज़ाद करवाना। जेरूसलम क्रूसेडर्स के कब्जे से? जी हाँ, स्रोत के मुताबिक यही जज्बा था जो उन्हें आगे बढ़ा रहा था, कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं। ये तो वाकई उस जमाने के हिसाब से काफी ऊंची सोच लगती है, सल्तनतें बनाने की दौड़ में ऐसा मकसद रखना। अच्छा, फिर मिस्र का क्या रोल था? स्रोत में मिस्र का भी जिक्र है। हाँ, मिस्र। उस वक्त वहां फातिमिद सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी, अंदरूनी हालात बहुत खराब थे। तो उन्हें वहां भेजा गया? जी, नूरुद्दीन ने उन्हें फौज देकर मिस्र भेजा और स्रोत कहता है कि ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन यहीं उनकी असल काबिलियत सामने आई। कैसे? मतलब उन्होंने क्या किया वहां? उन्होंने सिर्फ फौजी ताकत नहीं दिखाई, बल्कि अपनी अक्लमंदी, अपने इंसाफ वाले फैसले और लोगों के साथ रहमदिली से पेश आकर हालात को संभाला। अच्छा, तो सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग और दिल से भी काम लिया। बिल्कुल सही। स्रोत बताता है कि कुछ ही सालों में उन्होंने मिस्र में न सिर्फ अमन बहाल किया, बल्कि एक मजबूत हुकूमत कायम कर दी। और वो फातिमिद सल्तनत का खात्मा, वो भी तो एक बड़ा कदम था। हाँ, वो एक बहुत बड़ा सियासी कदम था। उन्होंने फातिमिद सल्तनत खत्म करके, जो एक अलग शिया सोच रखती थी, बगदाद के सुन्नी अब्बासीद खलीफा की हुकूमत को कम से कम नाम के लिए ही सही दोबारा कायम किया। इसका क्या मतलब हुआ? स्रोत इसे उनकी दूरअंदेशी मानते हैं। इससे उन्होंने मुस्लिम दुनिया के एक बड़े हिस्से को एक सेंट्रल अथॉरिटी के नीचे लाने की कोशिश की। ये उनके बड़े मकसद यानी इत्तेहाद के लिए जरूरी था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ फौजी लीडर नहीं थे, सियासत भी खूब समझते थे। काफी गहरी चाल थी ये तो मिस्र में जमने के बाद जाहिर है उनका ध्यान अपने असल मकसद की तरफ गया होगा, जेरूसलम। बिल्कुल। और यहीं से बात आती है 1187 की, हत्तीन की जंग। हत्तीन की जंग, ये तो बहुत मशहूर है। जी, ये सलाहुद्दीन की जिंदगी का और उस पूरे इलाके के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। हत्तीन के मैदान में उनकी फौजों ने क्रूसेडर्स की मिली जुली ताकत का सामना किया। और नतीजा ये हुआ कि सलाहुद्दीन ने उन्हें जबरदस्त शिकस्त दी। इस हार ने मंतिका में क्रूसेडर्स की फौजी ताकत को बहुत कमजोर कर दिया और इसका सीधा नतीजा निकला जेरूसलम की आजादी। हाँ, जेरूसलम की आजादी। करीब 88 साल के कब्जे के बाद शहर फिर से मुस्लिम हुकूमत के पास आ गया। ये तो बहुत बड़ी फौजी जीत थी, लेकिन
आपने शुरू में कहा था हीरो ऑफ मर्सी एंड जस्टिस। इस जीत के बाद क्या कुछ ऐसा हुआ जो इस बात को साबित करता है? क्योंकि जंग जीतने के बाद तो अक्सर लूटमार और बदला, हाँ वही सब होता है। यहीं पर स्रोत सलाहुद्दीन की शख्सियत के उस पहलू पर रोशनी डालता है जिसे वो सबसे अहम समझता है। देखिए, जेरूसलम जीतना बेशक तारीखी था, लेकिन स्रोत कहता है कि सलाहुद्दीन की असल महानता इसके बाद सामने आई। कैसे? शहर जीतने के बाद उन्होंने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने शहर के ईसाई बाशिंदों और जो फौजी हार गए थे उनके लिए आम माफी का ऐलान कर दिया। आम माफी? उस जमाने में मतलब सबको माफ कर दिया? जी हाँ, स्रोत इस पर खास ध्यान दिलाता है। उन्होंने उन लोगों को भी जान की अमान दी जिनके पुरखों ने, जैसा दस्तावेज कहता है, लगभग 90 साल पहले पहली क्रूसेड के वक्त जेरूसलम में मुसलमानों का बहुत खून बहाया था। यकीन नहीं होता। सलाहुद्दीन ने ना सिर्फ जानें बख्शी बल्कि उन्हें फिद्या यानी रैंसम देकर शहर से अमन के साथ जाने की इजाजत दी। और स्रोत ये भी बताता है कि जो गरीब थे, जो फिद्या नहीं दे सकते थे, हाँ, सलाहुद्दीन ने कई बार अपनी जेब से उनका फिद्या भरा या उन्हें बस यूं ही जाने दिया। ये उस दौर में जहां बदला लेना और तबाही मचाना आम था, रहमदिली और इंसाफ की एक मिसाल थी। ये वाकया ये तो उनके किरदार को बिल्कुल अलग ही रोशनी में दिखाता है। मतलब जंग जीतना एक बात है, लेकिन जीत के बाद ऐसा बर्ताव। बिल्कुल। स्रोत यही तो बताने की कोशिश कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ फौजी जीतें गिनाना नहीं है, बल्कि उनके किरदार की ऊंचाई दिखाना है। दस्तावेज साफ कहता है कि सलाहुद्दीन का पैगाम सिर्फ तलवार का नहीं था, वो रहमत, इंसाफ और इंसानियत का पैगाम था। वो सिर्फ एक ताकतवर सुल्तान नहीं थे। नहीं, वो एक ऐसे इंसान थे जिनका सम्मान, जिनका एहतराम उनके दुश्मन भी करते थे। हाँ, ये बात भी आपने कही, दुश्मन भी सम्मान करते थे। स्रोत में कुछ है इसके बारे में, कोई मिसाल? हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है, बहुत तफसील में नहीं लेकिन है। ये बताया गया है कि जो क्रूसेडर लीडर थे, जैसे रिचर्ड द लायनहार्ट, हाँ, रिचर्ड शेरदिल जी, वो भी सलाहुद्दीन की बहादुरी और उनके उसूलों पर चलने के कायल थे। उनके बीच जंग के दौरान भी एक तरह का कह सकते हैं कि आपसी सम्मान था। खत लिखे जाते थे, तोहफे भी भेजे जाते थे कभी कभी। जंग के दौरान तोहफे? हाँ, ये उस दौर के हिसाब से बहुत अजीब बहुत लगती है, लेकिन ये उनके किरदार को दिखाता है। अच्छा, और जब उनका इंतकाल हुआ 1193 में, तो क्या वो एक बहुत अमीर बादशाह की तरह इस दुनिया से गए? इतनी बड़ी सल्तनत बनाई थी उन्होंने। ये एक और नुक्ता है जो स्रोत सामने लाता है। जब दमिश्क में उनका इंतकाल हुआ तो उनके खजाने में, उनके जाती खजाने में मुश्किल से इतना पैसा था कि उनके कफन दफन का ठीक से इंतजाम हो सके। अरे, ऐसा क्यों? स्रोत बताता है कि उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत, जो भी उन्हें हुकूमत से या जंगों से मिली थी, वो गरीबों में, जरूरतमंदों में, मदरसों और मस्जिदों पर खर्च कर दी थी। तो वो बात फिर से सामने आ गई, दौलत से लगाव नहीं था। जी बिल्कुल, दुनियावी चीजों से एक तरह की बेनियाजी थी उनमें, अवाम की भलाई की ज्यादा फिक्र थी। तो अगर हम उनकी पूरी जिंदगी को देखें, जैसा ये दस्तावेज बताता है, तो उनकी विरासत सिर्फ जीती हुई लड़ाइयां या जमीनें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका असर कहीं ज्यादा गहरा लगता है। बिल्कुल दुरुस्त। स्रोत का निचोड़ भी यही है कि सलाहुद्दीन अयूबी का नाम आज भी जिंदा है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक कामयाब कमांडर थे, बल्कि इसलिए कि उनका किरदार, उनका इंसाफ, उनकी रहमदिली, अपने मकसद पर डटे रहना, ये चीजों लोगों के दिलों में बस गईं। वो सिर्फ इतिहास में नहीं, लोगों की यादों में जिंदा हैं। जी हाँ, उनकी विरासत यही सिखाती है कि असली लीडरशिप सिर्फ ताकत का खेल नहीं है। ये ताकत को अखलाक, रहमदिली और इंसाफ के साथ जोड़ने का नाम है। उन्होंने दिखाया कि एक हुक्मरान ताकतवर भी हो सकता है और साथ ही इंसाफ पसंद और रहमदिल भी। तो इस सारी बातचीत से, इस स्रोत को सामने रखकर क्या नतीजा निकलता है? सलाहुद्दीन अयूबी की कहानी हमें सिर्फ फौजी कारनामे नहीं बताती, नहीं, ये दिखाती है कि बहुत मुश्किल, बहुत हिंसक माहौल में भी, यहाँ तक कि जंग के मैदान में भी रहम, इंसाफ और इंसानियत को कायम रखना मुमकिन है। ये सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं है, ये लीडरशिप पर, इंसानियत पर एक सबक है। और यहीं से एक सवाल उठता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। आज की दुनिया में जहां अक्सर हम देखते हैं कि सियासत और ताकत वो बेरहमी और अपने फायदे से जुड़ जाती है। हाँ, अक्सर ऐसा ही दिखता है। तो क्या सलाहुद्दीन के किरदार से, जैसा कि स्रोत ने उनकी तस्वीर खींची है, कोई रोशनी मिल सकती है? उनकी वो रहमदिली, खासकर जेरूसलम जीतने के बाद दुश्मनों के साथ उनका बर्ताव, क्या वो सिर्फ उनकी निजी नेकी थी या फिर ये सियासत और हुकूमत चलाने का एक कामयाब तरीका भी था? ये दिलचस्प सवाल है। क्या आज के लीडर मुश्किल हालात में उसूलों पर टिके रहने को कमजोरी मानेंगे, या इसे भी ताकत की ही एक शक्ल समझा जा सकता है, जैसा शायद सलाहुद्दीन के मामले में था?
ये कुछ नुक्ते हैं जिन पर यह दस्तावेज हमें सोचने पर मजबूर करता है।